हॉल में उपस्थित मौजूद आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आप सभी को मेरा सलाम वालेकुम, लाल सलाम, जय भीम, मेरा नमस्कार। ये सारे शब्द मैं इसलिए भी ले रही हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है कि सारे सलामों ने सलाम वालेकुम, प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम, इससे ही मिलकर हिंदुस्तान बना हुआ है। आजकल युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हम लोग को होटल से लेकर आ रहे थे तो स्पॉट करके लेकर आ रहे थे, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि छात्र नेता हैं या अपराधी हैं कि इतना स्कॉट करके लेकर जा रहे हैं और किससे खतरा है। तो किसी ने सही कहा है, जो देखते हैं वही बोलने के आदी हैं, जो देखते हैं वही बोलने के आदी हैं। हाँ, हम इस शहर के सबसे बड़े फसादी हैं। हाँ, हम इस शहर के सबसे बड़े फसादी हैं क्योंकि हम जो देखते हैं वही बोलने के आदी। मैं आप लोगों के बीच में आप सभी का बहुत शुक्रिया कि इलाहाबाद से और उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और ये एक सवाल है कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी हिंदुस्तान में और कर्नाटक में कि इलाहाबाद के लोगों को, जिग्नेश तो बड़े नेता हैं, प्रकाश राज सर अभिनेता हैं आपके बीच के, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि इलाहाबाद के लोगों को आकर आपके बीच में बात करनी पड़ रही है और हम और आप एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। जरूरत सिर्फ एक है, जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में हमारे संविधान की लड़ाई लड़ने की, हमारे हिंदुस्तान में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने की। हम आज इस बात के लिए लड़ने के लिए आए हैं और इस बात को लेकर आपके बीच में आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरीके से लोकतंत्र को, किस तरीके से प्रजातंत्र को संघ तंत्र में बदल देना चाहते हैं, आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आज उसको रोकने की जरूरत है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। 2017 के आम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत सारी सीट्स के साथ सरकार बनाई। हम लोगों से पूछिए कि पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश का हाल क्या हुआ है। आए दिन घटनाएं, आए दिन लोगों को घेर कर मारा जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा संविधान जो समाजवादी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलता था, जो समाजवाद को मानता है, उस समाजवाद को जो सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, जो दलित के अधिकार की बात करता है, जो मुसलमान के अधिकार की बात करता है, जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है, जो पिछड़े के अधिकार की बात करता है, जो आदिवासियों के अधिकार की बात करता है, हम उस समाजवादी संविधान को मानने वाले लोग हैं। धर्मनिरपेक्षता जो कि इस बात की आजादी देती है कि इस हिंदुस्तान में सबको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की, सबको अपने धर्म को जीने की आजादी होगी। क्या कारण है कि पिछले 4 सालों में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या कह ले मोदी जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को, हिंदुस्तान के चुनाव को कब्रिस्तान और शमशान में बांटने का काम किया है। मैं यहां पे आप लोगों से इस बात को कहना चाहती हूं कि वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक के ऊपर हमको और आपको बांटने का काम किया, जो 3 तलाक के मुद्दे पर तो रहनुमाई करने निकले थे, लेकिन कठुआ में आसिफा के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर मोदी जी के मुंह से 3 शब्द नहीं निकले। हमें इस बात का जवाब चाहिए। हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी जो इजराइल में तो जाकर बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, लेकिन जब जुनैद को मार दिया जाता है चलती ट्रेन के अंदर, पहलू खान को मार दिया जाता है, आसिफा को मार दिया जाता है, और उन नाव में उनकी ही पार्टी का एक विधायक एक महिला से बलात्कार करता है,
तो उसको संरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में कर रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आए, क्या कि इससे पहले घटनाएं नहीं होती थी? क्या इससे पहले हिंदुस्तान महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित था? हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि कल में और आज भी सिर्फ एक अंतर है, घटनाएं तो कल भी होती थी। हम लोग भी 2012 का निर्भया कांड भी देखा था, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो हिंदुस्तान की जनता हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निर्भया को न्याय दिलाने के लिए निकली थी। लेकिन आज 2017 में तिरंगा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारियों को बचाने के लिए निकलते हैं। हम सवाल करना चाहते हैं और आपको भी इस बात को बताना चाहते हैं कि इन्होंने राष्ट्रवाद का ऐसा प्रोपेगेंडा मचाया, राष्ट्रवाद की इतनी बड़ी बड़ी बातें की और सबको देशद्रोही बता दिया। जो भी आरएसएस से सहमत नहीं है, जो भी मोदी जी से सहमत नहीं है, उसको मार दिया जाएगा, चाहे वो गौरी लंकेश हो, चाहे वो कलबुर्गी हो, चाहे वो पंसारे हो। जो जो अपनी विरोध की आवाज दर्ज कराएगा उसको भीड़ घेर कर मार देंगे। आज हिंदुस्तान में ये माहौल है। हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं इस बात को कहने के लिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम नौजवानों के ऊपर। बार बार भारतीय जनता पार्टी आजकल एक सवाल करती है कि ये पढ़ने लिखने वाले नौजवान, मैं भी पीएचडी कर रही हूं, ये पढ़ने लिखने वाले नौजवान कन्हैया, शहला, ऋचा और जिग्नेश अपनी अपनी पढ़ाई छोड़कर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की वो कौम है जो भगत सिंह को मानते हैं और भगत सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान की नीयत राजनीति तय करती है, इसलिए युवाओं को राजनीति करने की जरूरत है। हम निकले हैं अपने सवालों को लेकर कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इस देश को जाति, धर्म और मजहब में नहीं बंटने देंगे। हम लोग आज मैंगलोर में खड़े हुए हैं, यहां जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, आप अपने दिलों से पूछिए कि किस तरीके से आरएसएस आपके बच्चों के, आपके युवाओं के, आपके बेटे बेटियों के अंदर नफरत और ड्रग्स का जहर भरने का काम कर रही है। हम उस जहर को रोकने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। बार बार एक बात होती है, बार बार राष्ट्रवादी और देशद्रोही का नारा आता है और बीजेपी के लोग बताने की कोशिश करते हैं कि कौन देशद्रोही है, और सबसे ज्यादा वो अल्पसंख्यकों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, वो मुस्लिमों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। मैं इस बात को इस मंच से कहना चाहती हूं कि आज जरूरत है हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान की एकता बनाने की। आज जरूरत है कि दलित और मुसलमान का एका भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदूवाद को चैलेंज दे। और एक बात और भी कह देना चाहते हैं मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से कि आप मुसलमानों के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाने की कोशिश मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो इतिहास रहा है, आरएसएस का तो इतिहास रहा है अंग्रेजों की गुलामी करने का और उनकी मुखबिरी करने का। लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिमों के पास ये मौका था कि वो किसको चुनेंगे। आपके पास ये विकल्प नहीं था कि आप हिंदुस्तान को छोड़कर कहां जाएंगे। इसलिए इस देश का मुसलमान जितना पक्का हिंदुस्तानी है, इस देश का मुसलमान जितना राष्ट्रवाद में यकीन रखता है, उतना आरएसएस के लोगों का यकीन ना है और ना हो सकता है। वरना नागपुर में संघ के कार्यालय पर आज भगवा झंडा नहीं लहरा रहा होता, वहां तिरंगा लहरा रहा होता। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं, वक्त कम है और भी लोग बोलेंगे। आज ही का डेवलपमेंट है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से पहुंच भी गया होगा। आज मोदी जी ने एक नया काम किया। बार बार लोग कहते हैं कि आप लोग बीजेपी को क्यों टारगेट करते हैं, आप सिर्फ मोदी जी से सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया था, और कर्नाटक में येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स को पूरी तरीके से बैकअप देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भ्रष्टाचार पे क्या स्टैंड है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज का रीसेंट डेवलपमेंट ये है
कि मोदी जी ने हमारे लाल किले को, अब आपको यहां से निकलते वक्त ये तय करना होगा कि कौन है राष्ट्रवादी और कौन है राष्ट्रद्रोही। मोदी जी ने आज लाल किले को डालमिया के हाथ में 5 साल के लिए गिरवी रख दिया। आप कल के अखबारों में इस न्यूज को पढ़ेंगे कि मोदी जी ने 5 साल के लिए लाल किले की पूरी व्यवस्था डालमिया के हाथों में गिरवी ठेके पर देने का काम किया है। हम आपसे केवल एक सवाल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि कहीं आपकी और डालमिया की दोस्ती भटक गई और टूट गई और अगले गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस के दिन डालमिया ने हमें झंडा फहराने से इनकार कर दिया तो हमारा राष्ट्रवाद कहां जाएगा। लाल किला हमारी दिल्ली का वो ताज है जहां से हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने हिंदुस्तान के इतिहास पर, स्वतंत्रता के इतिहास पर, अपने संविधान के इतिहास पर गर्व से उसमें हम लोग झंडा को फहराने का काम करते हैं। आपको ये तय करना होगा कि राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, हम लोगों को बहुत अफसोस होता है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, इलाहाबाद से आती हूँ। मुझे पता चला कि अभी कुछ दिन में हमारी यूपी के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आप लोगों के बीच में कैंपेन करने के लिए आने वाले हैं। थोड़ा संभल कर रहिएगा, ऐसा ना हो कि कर्नाटक की ऑक्सीजन वापस लेकर चले जाएं, क्योंकि गोरखपुर में तो बच्चों को ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं। जो अपनी फूलपुर की और गोरखपुर की सीट बुरी तरीके से अपनी 1 साल की सत्ता के भीतर हार जाता है, वो आपके बीच में स्टार कैंपेनर बनकर आ रहे हैं। सवाल करिए उन लोगों से और पूछिए क्या हुआ आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के घोड़े का, जो आपने उत्तर प्रदेश में छोड़ा था। वो वहां पे तो घुड़सवारी नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपके कर्नाटक में उसकी घुड़सवारी करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को अपना पैरोकार बनाकर भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है। हम लोगों को बहुत दुख होता है इस बात पर कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। आजादी के 70 साल के बाद हमारे देश का दलित, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश का मुसलमान इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिला, हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिला क्यों नहीं मिल रहा है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गाय का क्या होगा, गोबर का क्या होगा। हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान ने बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2014 में संसद के अंदर भेजा था और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि संसद के अंदर देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं होगी, रोजगार पे बात नहीं होगी, बात होगी तो पकौड़ा बनाने के ऊपर होगी। प्रधानमंत्री जी, आप पकौड़ा बनाने के ऊपर देश के अंदर संसद में चर्चा कर रहे हैं। हमको शर्मिंदगी होती है, हम हिंदुस्तान के नौजवानों को शर्मिंदगी होती है। हमें पकौड़ा बनाने में कोई ऐतराज नहीं है, हमारे घर में रोज पकौड़ा बनता है, लेकिन हमें ऐतराज इस बात से है कि अमित शाह का बेटा 13,000 करोड़ रुपए कमाएगा और गरीब का बेटा पकौड़ा बनाएगा। यह असमानता नहीं चलेगी। इस पूरे राजनीति के घटनाक्रम को जिस तरीके से 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो एक बात को बार बार सोचती हूँ कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज्यादा तेजी से गिर रही है या फिर मोदी जी की राजनीति का स्तर ज्यादा तेजी से गिर रहा है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी ने इस देश की राजनीति के स्तर को गिराने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश की राजनीति के डिबेट को हिंदू, मुसलमान, दलित और सवर्ण पे ले जाने का काम किया है, जबकि हिंदुस्तान की तहजीब गंगा जमुनी तहजीब है, जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने हिंदुस्तान को मिलकर बनाने का काम किया है। ये वही हिंदुस्तान है जहां पे गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जितनी अपनी कुर्बानी दी है, उतनी ही कुर्बानी अशफाक उल्लाह खान की भी है। ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये लोग पढ़ते ही नहीं है, इतिहास को ही नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ये संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, जबकि हमारा हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आज आपकी हर संवैधानिक संस्था के ऊपर हमला है। देश की न्यायपालिका के जजेस जनता के बीच में जाकर न्याय मांग रहे हैं।
लेकिन मोदी जी कल ही बार काउंसिल में कहा है कि केंद्र की सरकार को न्यायपालिका में इंटरफेयर करना बंद करना चाहिए। चुनाव आयोग में किसी ने दखलंदाजी करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सीबीआई में दखलंदाजी करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश की यूनिवर्सिटीज में, इस देश के विश्वविद्यालयों में अगर किसी ने दखलंदाजी करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि ये तैयारी है हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की। कैसे हिम्मत हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि वो ये कहते हैं कि संविधान में आज बदलाव की जरूरत है। मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारे देश का संविधान जिसको बाबा साहब ने दिया वो एक संपूर्ण संविधान है जिसमें बदलाव करने वालों की बात तो बहुत दूर है, बदलाव करने वालों को उखाड़ फेंकने का काम हिंदुस्तान की जनता करेगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जब जीत कर आई थी 2014 में तो इसने कहा था ये युवाओं की सरकार है। मोदी जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि युवा के अंदर तो और भी धैर्य नहीं होता है। अगर वो आपको दिल्ली के तख्तो ताज तक पहुंचाना जानते हैं तो दिल्ली के तख्तो ताज से गिराने का काम भी 2019 में आपके लिए युवा ही करेगा। तो मेरे पास समय की पर्ची आ चुकी है, मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूं कि आज जरूरत है कि हम सब जाति, धर्म, मजहब इन सब के भेदभाव को भूलकर अपने आपस के बीच के जो प्यार था उसको मजबूत एका बनाकर हमें लड़ना होगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि वो आपको ले जाएंगे हिंदू और मुसलमान पर, लेकिन आप रोजगार और विकास के सवाल से डिगने का काम मत कीजिएगा। आप मोदी जी से रोजगार और विकास का सवाल पूछिएगा, आप उनसे संविधान का सवाल पूछिएगा और हम लोगों को एक मजबूत एका बनाना होगा। और युवाओं से एक विशेष अपील है कि निकलिए अपने घरों से। इस देश को समय पड़ने पर, चाहे वो आजादी के पहले हो, चाहे वो 70 के दशक में इमरजेंसी का दौर हो, चाहे वो 90 में मंडल और कमंडल हो, हर बार युवा ने ही इस देश को संकट से निकाला है। और मोदी जी आपको भी बता देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि इस बार भी इस देश का युवा, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की सबसे अधिक आबादी युवाओं की है, इस बार इस देश को फिर से संकट से निकालने का काम इस देश का युवा करेगा। क्योंकि हम लोगों ने तो एक ही बात सीखी है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर मोदी जी चलते हैं उस ओर देश का कहीं नहीं चलता है। और एक बात और, केवल उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है और कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, तो आपको ये यकीन दिला देना चाहते हैं कि करो न फिक्र मुल्क वालों, करो न फिक्र मुल्क वालों, हम देंगे अपना लहू, हम देंगे अपना लहू चरागों में रोशनी के लिए। हम अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के ऊपर, गंगा जमुना तहजीब के ऊपर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के ऊपर और महिलाओं की अस्मिता के ऊपर, दलितों की अस्मिता के ऊपर किसी संकट को नहीं आने देंगे। अपने लहू के कतरे से हम इस भारतीय जनता पार्टी से सवाल और जवाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।